आरबीआई ने हर मामले में नफा नुकसान का सही अनुमान लगाया था और सटीक भविष्यवाणी की थी। लेकिन आरबीआई जिस बात को छिपा रहा था वह यह तथ्य था कि मोदी ने उसकी चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया था, जो कभी सच साबित हुई, जो सभी और यह कहकर अपना पल्लू झाड़ लिया था। अधिकतर काला धन या तो जमीनों में या सोने के रूप में जमा है, नकदी के रूप में नहीं। नोटबंदी से काले धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये आरबीआई ने कहा था। नोटबंदी के बारे में आरबीआई ने मोदी को चेतावनी भी दी थी कि एक बहुत बड़ी भूल होगी कि उस समय नोटबंदी लागू करने का अधिकार आरबीआई के पास था, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ही अपने हस्ताक्षर से नागरिकों को पैसे की गारंटी देता है कि भारत जैसे देश में जहां 70% आबादी सिर्फ 150 रुपए प्रतिदिन पर गुजारती है जिंदगी, उस देश में 100 रुपए से अधिक मूल्य के नोट की जरूरत ही नहीं है। आज नोटबंदी के विनाश से पूरे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है और वो जो डूबी वो आज तक उबर नहीं पाई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और सरकार जो है इसमें कुछ भी नहीं कर रही है, केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। बंधुओं, नोटबंदी पर हमने नोटबंदी की सालगिरह पर ही आप लोगों को बताया था। एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में राजतंत्र सलीखा बिहेवियर अक्सर विनाश का कारण बन जाता है और ऐसा ही नोटबंदी में हुआ। लोकतंत्र का मतलब है कि जिस भी विषय पर आप अगर नीति तैयार करते हैं तो उस विषय पर आपकी व्यक्तिगत सोच नहीं या किसी व्यक्ति विशेष की सोच नहीं या कुछ व्यक्ति विशेषों की सोच नहीं, बल्कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस चला करके, संसद में बहस करके और तब जो है उस नीति को लागू करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि नीति हम निर्धारित कर रहे हैं इसलिए जो हम कह रहे हैं वो अंतिम सत्य है। सब लोगों की बातों पर विचार करना चाहिए, जो उसके स्टेक होल्डर हैं उनसे सब समझना चाहिए। आज नोटबंदी के विनाश से पूरे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है और वो जो डूबी वो आज तक उबर नहीं पाई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और सरकार जो है इसमें कुछ भी नहीं कर रही है, केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है और लोगों को एक भ्रम में रख रही है कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो हम ये हैं, तो हम वो हैं, तो हम ये करने जा रहे हैं, तो हम वो करने जा रहे हैं। हम विश्व गुरु हैं, तो जो है हमारे प्रधान सेवक की विश्व में इतनी इज्जत है, उससे रोटी नहीं मिलती। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें उस समय जो आरबीआई ने इसके नफा नुकसान का जो सही अनुमान लगाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और सटीक भविष्यवाणी की थी, लेकिन आरबीआई जिस बात को छिपा रहा था वह यह तथ्य था कि मोदी सरकार ने उसकी उन चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया जो बाद में सभी सच हुई और उन्होंने जो है आनंद फानंद में लागू करने के जो है वो क्या कहते हैं रॉबिनहुड बनने की कोशिश की। नोटबंदी की बरसी आई, चली गई। सरकार ने इस कथित मास्टर स्ट्रोक को लेकर आज तक कोई बयान जारी नहीं किया। नोटबंदी एक ऐसे शख्स का आइडिया था, देखिए अब ये तथ्य खुल के आ रहा है, जिसने महाराष्ट्र के लातूर जिले के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिसने डिप्लोमा किया हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नवजीवन ने के वेबसाइट पर रिपोर्ट हुआ। उसका नाम अनिल बोकिल है, जो अर्थ क्रांति नाम का एक इंस्टीट्यूट चलाता है और खुद को इकोनॉमिक थियोरिस्ट यानी आर्थिक सिद्धांतवादी बताता है। उसका मानना है कि भारत जैसे देश में जहां 70% आबादी सिर्फ 150 रुपए प्रतिदिन पर गुजारती है जिंदगी, उस देश में 100 रुपए से अधिक मूल्य के नोट की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 86% करेंसी नोटों को अवैध घोषित करने वाली नोटबंदी का ऐलान करने के कुछ दिन बाद इस शख्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कैसे नोटबंदी का विचार आया था। जुलाई 2013 में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद बोकिल अपने साथियों के साथ अहमदाबाद गए थे और उन्होंने अर्थ क्रांति का एक प्रेजेंटेशन मोदी जी के सामने रखा था। मोदी जी ने बोकिल को 10 मिनट का वक्त दिया था, लेकिन बोकिल ने यह दावा किया कि जब तक उनका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो उन्होंने देखा कि मोदी जी ने उन्हें 90 मिनट तक सुना था। उन्होंने इस दौरान कुछ कहा नहीं और यह हैरान करने वाली बात नहीं थी। उन्हें लगा कि एक सरल, जादुई और परिवर्तनकारी विचार ने मोदी को प्रभावित किया होगा।
अर्थ क्रांति की वेबसाइट पर नोटबंदी के उन फायदों को सूचीबद्ध किया गया था जो मोदी के सामने पेश प्रेजेंटेशन में बताया गया था। इसमें आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण, टैक्स चोरी रोकने, भ्रष्टाचार को खत्म करने और रोजगार को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के दावे किए गए थे, लेकिन वो सारा उल्टा हो गया, कुछ आया नहीं सामने। लेकिन अब इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि नोटबंदी को कैसे लागू किया जाएगा और बताए गए सभी लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जाएगा। इसका भी कोई संदर्भ या विश्लेषण नहीं दिया गया है कि इस कदम के दुष्प्रभाव क्या हो सकते थे। अर्थ क्रांति ने पूरी कर व्यवस्था को खत्म कर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था। सिर्फ 2000 रुपए तक के ही नगद लेन देन की अनुमति देने की बात की थी। इसका प्रस्ताव संक्षिप्त, सरल और आसानी से लागू करने वाले थे। मोदी जी के लिए शानदार मौका था और उन्होंने इस सबके नाटकीय प्रस्ताव को अपनाते हुए नोटबंदी लागू कर दिया। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे ने नोटबंदी की घोषणा करते समय अपने भाषण में कहा था कि भारत की मूल समस्याएं भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद है और इन्हें रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है और वो उन्हें उठाएंगे। भारतीय तो ईमानदार हैं, लेकिन भारत भ्रष्टाचारी है। इसलिए भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकवाद के खिलाफ एक शक्तिशाली कदम उठाने की जरूरत है। मोदी जी ने पूछा था, क्या लोगों ने कभी सोचा कि आतंकवाद के लिए पैसा कहां से आता है? यह पाकिस्तान से नकली नोटों के रूप में आता है और ऐसा लगातार होने वाली गिरफ्तारियों से साबित हुआ है। मोदी ने कहा था कि कैश का सर्कुलेशन यानी नगद का लेन देन भ्रष्टाचार से जुड़ा है, इसलिए देश की कुल करेंसी में 80-90% हिस्सेदारी 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्य के नोटों की है। उन्होंने ऐलान किया कि अब से चंद घंटे बाद यानी 4 घंटे बाद रात 12 बजे से ये नोट गैर कानूनी हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि राष्ट्र विरोधी लोगों के पास जो ऐसे नोट हैं वो बेकार हो जाएंगे। मोदी ने माना था कि इससे कुछ तकलीफें होंगी, लेकिन वह समस्या नहीं बनेगी। उन्होंने कहा था कि ऐसा इसलिए क्योंकि आम नागरिक देश के लिए कुछ तकलीफें उठाने और बलिदान के लिए तैयार हैं। नोटबंदी को लेकर किसी भी विभाग ने कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि जैसा हमें पता चला कि इस बाबत बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने को अपने मोबाइल फोन बाहर रख देने के लिए कहा गया था, ताकि यह राज राजी रहे कि जब तक इसकी घोषणा न हो जाए। चूंकि नोटबंदी के बारे में मंत्रियों तक को पता नहीं था, तो उनके विभागों को कहां से हवा लगती। इसलिए किसी विभाग ने नोटबंदी की कोई तैयारी नहीं की थी कि देश का जो है 86% जो है वो मुद्रा जो है बेकार होने जा रही है। तो नोटबंदी के बारे में आरबीआई ने मोदी को चेतावनी भी दी थी कि एक बहुत बड़ी भूल होगी कि उस समय नोटबंदी लागू करने का अधिकार आरबीआई के पास था, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ही अपने हस्ताक्षर से नागरिकों को पैसे की गारंटी देता है। लेकिन सरकार ने बांह मरोड़कर आरबीआई की सहमति ली। इसके बाद उस फैसले के विरोध में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इस्तीफा दे दिया था। नए गवर्नर उर्जित पटेल को जबरदस्ती इस पद पर बैठाया गया। उन्होंने नोटबंदी को लेकर 8 नवंबर शाम 5:30 हुई आरबीआई की बैठक के मिनट्स को जारी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और जान की सुरक्षा को कारण बताया था। अंततः आरबीआई के इस मिनट्स की बैठक के मिनट्स करीब 2 साल बाद सामने आए, तो उर्जित पटेल ने भी अगले महीने इस्तीफा दे दिया। आरबीआई ने अपने मिनट्स में कहा था कि सरकार ने आरबीआई से यह कहा है कि वर्ष 2011 और 16 के बीच देश की अर्थव्यवस्था 30% बढ़ी है, लेकिन बड़े मूल्यों के नोटों की संख्या में कहीं तेजी से बढ़ी है। काले धन का मुख्य कारण बड़े मूल्य के नोट हैं। सिस्टम में करीब 400 करोड़ रुपए के नकली नोट मौजूद हैं। ऐसे में 500 और 1000 मूल्य के नोट अवैध घोषित कर दिए जाएं। इस पर आरबीआई ने जवाब दिया था कि सरकार ने जिस आर्थिक प्रगति की बात की है वह असली है, जबकि करेंसी नोटों की संख्या में वृद्धि बहुत मामूली है और इसे महंगाई के अनुमान एडजस्ट नहीं किया गया है। इसलिए नोटबंदी के लिए यह तर्क सही नहीं है। अधिकतर काला धन या तो जमीनों में या सोने के रूप में जमा है, नकदी के रूप में नहीं। नोटबंदी से काले धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये आरबीआई ने कहा था। नोटबंदी का देश की जीडीपी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सिस्टम में मौजूद 400 करोड़ रुपए के नकली नोट बहुत अधिक नहीं है। कुल नकदी का मात्र 0.02% है, जबकि कुल चलन में नकदी करीब 18 लाख करोड़ रुपए है। यह सब कहने के बावजूद आरबीआई ने मोदी के नोटबंदी के विचार पर मोहर लगा दी थी। आरबीआई ने क्यों अपना विरोध दर्ज कराया, इसे राज भी रखा और साफ हो गया है।
इसने इस काम में अपनी असहमति दर्ज कराते हुए नोटबंदी के दुष्प्रभाव भी बता दिए थे, फिर भी इसने मोदी का बचाव किया। यही कारण है कि उर्जित पटेल ने बेशर्मी से दावा किया था कि इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, और जब आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस बाबत जानकारी मांगी तो जो है जानकारी देने से इनकार कर दिया गया था। अब इसमें संदेह नहीं कि आरबीआई ने हर मामले में नफा नुकसान का सही अनुमान लगाया था और सटीक भविष्यवाणी की थी, लेकिन आरबीआई जिस बात को छिपा रहा था वह यह तथ्य था कि मोदी ने उसकी चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया था, जो कभी सच साबित हुई, जो सभी और यह कहकर अपना पल्लू झाड़ लिया था। तो नोटबंदी की ये हकीकत है कि एक आदमी ने जो प्रेजेंटेशन दिया था वो मोदी जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने पूरे देश पर नोटबंदी थोप दी और आरबीआई की बात भी नहीं मानी। उन्होंने इस पर राष्ट्रीय बहस भी नहीं कराई। वो बात वही है कि ना आंकड़ा ना आपके पास उसका कोई पुराना सोच ना कुछ हो, और आपने जो है अपने सनक में उसको लागू कर दिया, जिसका देश आज भी दुष्परिणाम झेल रहा है।